हेलो एवरीवन, नोट्स कार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर से फार्मेकोथेरेपेटिक्स का यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 में हमें बेसिकली क्या डिस्कशन करना है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में हमें कुछ बेसिक चीजें डिस्कशन करनी है फार्मेकोथेरेपेटिक्स के बारे में, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 10 मार्क्स के। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं फार्मेकोथेरेपेटिक्स। फार्माथेरेपेटिक्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। फार्माकोथेरेपेटिक्स वर्ड derived from the two word pharmakon means the drug and the therapeutic means diagnosis or treatment of any disease. It is the branch of the pharmacology which deals with the drug absorption, drug distribution, drug elimination and their action and effect. तो फार्माथेरेपेटिक्स क्या होता है। फार्माथेरेपेटिक्स वर्ड 2 वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। फार्मेकोन मींस द ड्रग एंड थेरेपेटिक्स मींस डायग्नोसिस। तो आप ये इनिशियल पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। और जब भी आप फार्मेसी से रिलेटेड कभी भी किसी टर्म को डिफाइन करेंगे तो ये वर्ड को डिफाइन करना बहुत जरूरी हो जाएगा। क्योंकि फार्मेकोन का मीन्स होता है ड्रग, यानी कि जब फार्मेसी आप पढ़ते हैं तो फार्मेसी में वर्ड आता है फार्मा मीन्स द फार्मेकोन मीन्स अ ड्रग एंड थेरेपेटिक्स मीन्स अ डायग्नोसिस अ ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। इट इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। जो फार्माथेरेपेटिक्स होती है वो फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच होती है, जिसके अंतर्गत हम ड्रग के एब्जॉर्प्शन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग एलिमिनेशन एंड देयर एक्शन और इफेक्ट को हम जानते हैं। यानी कि फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग एलिमिनेशन एंड देयर इफेक्ट एंड एक्शन को हम स्टडी करते हैं फार्माथेरेपेटिक्स में। फार्मेकोथेरेपी इज इंक्लूड एज अ ड्रग थेरेपी टू ट्रीट द डिजीज आफ्टर द सर्जिकल रेडिएशन और द फिजिकल थेरेपी। एक फार्मेकोथेरेपेटिक्स से रिलेटेड एक फार्मेकोथेरेपी आती है, वो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा फार्मेकोथेरेपी। तो उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, आफ्टर द सर्जरी, रेडिएशन या कोई फिजिकल थेरेपी मीन्स आफ्टर किसी प्रकार की सर्जरी होने के बाद या कोई वुंड होने के बाद जब आप ड्रग से किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ड्रग के द्वारा उस पेशेंट को रिलीव करने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं फार्मेकोथेरेपी। फार्मेको मीन्स ड्रग एंड थेरेपी मीन्स डायग्नोसिस। यानी कि फार्मेको ड्रग देके उसको थेरेपी मीन्स उसको इलाज करना या उसको डायग्नोस करना ही कहलाता है फार्मेकोथेरेपी। इन द मॉडर्न डे different type of the chemical constituent medicine are available which show the effect may be positive or negative. To correct this problem according to the demand or patient need, pharmacotherapeutics play a major role in the Indian system of medicine. मीन्स क्या हुआ कि आज हमारे मॉडर्न डे में एलोपैथिक ड्रग्स या आयुर्वेदिक ड्रग्स या होम्योपैथिक ड्रग्स, सभी ड्रग्स का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि पेशेंट की जो डिपेंडेंसी हो गई है ड्रग पे वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वहाँ पे अगर हम प्रॉपर डोज कैसे मेंटेन करेंगे, प्रॉपर डोज पेशेंट को कितना देना होगा, कितना नहीं देना होगा, अगर इस चीज़ें हम डिसाइड नहीं करेंगे तो पेशेंट पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फार्माथेरेपेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कितनी डोज देनी होगी और किस डिजीज के लिए किस मेडिसिन को देना परफेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे फार्माथेरेपेटिक्स के अंतर्गत। इसका जो इफेक्ट है वो मे भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स क्या होता है, आप कोई भी ड्रग देते हो तो यार पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट आएगा। पॉजिटिव मीन्स अगर आप किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए आप ड्रग दे रहे हो तो उसमें रिलीफ मिल जाएगा। अगर नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो उसका एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट आ जाएगा, उससे क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फार्माथेरेपेटिक्स के अंतर्गत आप समझिएगा, फार्मेकोथेरेपेटिक्स के अंतर्गत आपको ड्रग देके ड्रग से थेरेपी करनी है। ड्रग देके किसी भी पेशेंट को डायग्नोस करना है, तो डायग्नोस करना है तो किस डिजीज में किस टाइप की ड्रग देनी होगी, कितना डोजेज देना होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे फार्मेकोथेरेपेटिक्स के अंतर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ द फार्मेकोथेरेपिटिक्स। ब्रांचेज ऑफ द फार्मेकोथेरेपेटिक्स में क्या है, फार्मेकोकाइनेटिक्स और सेकेंड ब्रांच है फार्मेकोडायनेमिक्स। दो ब्रांचेज होती है, आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा होगा। दो ब्रांचेज फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनेमिक्स। तो मेनली क्या है, फार्मेकोथेरेपेटिक्स मेनली क्या है, कोलॉजी की एक ब्रांच है। और कोलॉजी जो है एक ब्रॉड लेवल पे ब्रांच है, ब्रॉड लेवल ब्रांच है, मेडिसिनल साइंस की एक ब्रॉड लेवल की ब्रांच है फार्माकोलॉजी। उसके अंतर्गत आता है फार्मेकोथेरेपेटिक्स। और फार्मेकोथेरेपेटिक्स के अंतर्गत हम डिस्कशन करते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले फार्मेकोकाइनेटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसमें हम जानेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स हमने पिछले लेक्चर में समझा था, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। वहां पे भी बहुत सारे पॉइंट्स हमने मेंशन कर रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो वहां यहाँ पे जो पॉइंट हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द मेडिसिन
then it is dissolved or the break down into the smaller or absorbable particle absorbed by the different route according to their solubility and protein receptor binding capacity. तो ड्रग एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में, तो वो डिपेंड करता है उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर, क्योंकि डिफरेंट ड्रग होती है, डिफरेंट सब्सटेंस में सॉल्युबल होती है। जैसे तो अगर मान लीजिए कोई ड्रग है, अगर वो लिपिड सॉल्युबल है तो वो लिपिड के साथ जल्दी सॉल्युबल होकर हमारी बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। प्रोटीनियस सॉल्युबल है तो प्रोटीन के साथ जल्दी सॉल्युबल होकर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ड्रग की सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है हमारा एब्जॉर्प्शन। इन आवर जीआईटी एब्जॉर्प्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर पार्ट माउथ टू मिडिल पार्ट स्टमक इंटेस्टाइन एंड फाइनली लोअर पार्ट रेक्टल एंड एनल पार्ट ऑफ द जीआईटी। हमारे जीआईटी में सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कहाँ स्टार्ट होता है? तो माउथ से स्टार्ट होता है। जब हम ड्रग लेते हैं तो माउथ से हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद मिडिल पार्ट मींस स्टमक और इंटेस्टाइन एंड द लास्ट पार्ट एनल रूट से भी बहुत सारी ड्रग एब्जॉर्ब होती है। तो ये सारी चीजें ड्रग एब्जॉर्प्शन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ड्रग आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इफेक्टिव एरिया through the blood or other connective tissue and finally bind to the specific receptors and show their actions. इसके बाद ड्रग जैसे ही एब्जॉर्ब होती है तो वो ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी बॉडी में। क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है। आप लोगों ने कॉमन एग्जांपल आप लोगों को पता है कि अगर मान लो कि आपको पैर में दर्द हो रहा है तो आप ओरली अगर कोई ड्रग लेते हो तो वो आपके पैर के पेन को क्या करता है? रिलीफ कर देता है। अब पेन रिलीफ होता है तो कैसे होता है? क्योंकि वो ड्रग जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होकर वहां पे एक्शन शो करती है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया कि फाइनली बाइंड रिसेप्टर। देन अगर आप ड्रग जैसे ही आपका ड्रग एब्जॉर्ब हुआ तो वो वहां से रिलीज होगा या वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूट होके जहां पे आपकी पेन कंडीशंस होगी या जहां पे आपको दिक्कतें होंगी वहां के रिसेप्टर से बाइंड होगा, और वहां पे रिसेप्टर से बाइंड होके जहां पे उसकी एक्टिविटी होगी उसको क्या करेगा? सप्रेस कर देगा। और जैसे ही एक्टिविटी सप्रेस होगी आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएगी। ये हो गया ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। देन ड्रग एलिमिनेशन। The basis of bioavailability of any drug is excreted, eliminated from the body. When the bioavailability is more than drug are bind to the receptor and so the effect and waste material product are eliminated. But when bioavailability are the less than more amount of drug eliminated as such through the urine of the fecal matter. मीन्स ड्रग होती है, ड्रग अभी हमने बताया कि जो ड्रग होती है अगर प्रोटीन सॉल्युबल होगी तो प्रोटीन से ज़्यादा बाइंड होगी, लिपिड सॉल्युबल होगी तो लिपिड से ज़्यादा सॉल्युबल होगी। तो हमारी बॉडी में जितने भी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं लगभग टोटल रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। तो अगर प्रोटीन सॉल्युबल हम कोई ड्रग लेते हैं तो जो हमारी ड्रग है वो उसकी जो बायोबिलिटी यानी उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होगी रिसेप्टर से वो बहुत ज़्यादा होगी। तो बहुत ही लेस अमाउंट में जो ड्रग होगी वो एक्सक्रीट होगी यूरिन के थ्रू या वो आफ्टर द मेटाबॉलिज्म रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना एक्शन शो करेगी। मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग एक्सक्रीट होगी। आप ऐसे समझिए ड्रग एलिमिनेशन का मीन्स ये हुआ कि सबसे पहले आपने पैरासीटामोल लिया। अगर पैरासीटामोल मान लो आप अगर पैरासीटामोल की जो रिसेप्टर बाइंडिंग कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है प्रोटीन से, तो वो हर एक रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगी। बाइंडिंग होने के बाद उसमें मेटाबॉलिज्म शो करेगी। मेटाबॉलिज्म शो करने के बाद जब मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनेगा वो बाहर यूरिन के थ्रू बाहर कर दिया जाएगा या फीकल मैटर के थ्रू बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई ड्रग आपने लिपिड सोल्यूबल लिया तो लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग्स होती है बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा रिसेप्टर से बाइंड नहीं होती है, और बाइंड नहीं होती है इसलिए एड सच जो होता है वो बाहर निकल जाए, यूरिन या फीकल मैटर के थ्रू बाहर चली जाती है। तो इस प्रकार ड्रग एलिमिनेशन होता है। तो बहुत बार क्या होता है ड्रग का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है क्योंकि वो रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं होती है। अगर रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगी तो ऐसा जैसे हमने ड्रग को लिया वैसे ही वो हमारे फीकल मैटर या यूरिन के थ्रू बाहर चली जाएगी, और जो प्रोटीनियस सॉल्युबल्स होती हैं वो डायरेक्टली रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगी। रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद मेटाबॉलिज्म करेंगी। मेटाबॉलिज्म करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर हो जाएगा हमारी बॉडी के यूरिन या फीकल मैटर के थ्रू। तो ये हो गया ड्रग एलिमिनेशन। देन ब्रांचेज ऑफ द फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में आता है फार्माकोडायनेमिक्स। पहला हमने पढ़ लिया फार्माकोडायनेमिक्स, अब पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स, अब सेकंड पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। इसमें दो इफेक्ट्स होकर ये हमारे बॉडी पे क्या है ड्रग का इफेक्ट होता है। कैसे इफेक्ट है उसके बारे में हम जानते हैं।
पहला हमने ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन के बारे में जाना था। अब ड्रग के इफेक्ट के बारे में जानेंगे, कैसा इफेक्ट शो करता है। तो उसमें सबसे पहला होता है सिस्टेमिक इफेक्ट। इन दिस ब्रांच वी आर स्टडी अबाउट द ड्रग एक्शन ऑन बॉडी ऑर्गन एंड देयर रिस्पॉन्स। डिफरेंट केमिकल्स शो द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन डिफरेंट बॉडी पार्ट। सिस्टेमिक इफेक्ट मीन्स क्या होता है कि कोई भी ड्रग आपने लिया है तो वो डिफरेंट हमारे क्या है बॉडी में ऑर्गन्स है, आप लोगों को पता है। मीन्स स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनी हो गए, ये सभी डिफरेंट ऑर्गन है। और सभी डिफरेंट ऑर्गन की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यानी कि जो भी उसमें मसल्स है वो डिफरेंट होती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कार्डियक में हमारे कार्डियक मसल्स होती है, एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती है। इसी प्रकार जो उन पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो जो सिस्टेमिक इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि ड्रग जो होगी वो हमारे ऑर्गन पे डिपेंड करेगी। जिस टाइप का ऑर्गन होगा और जिस टाइप का हमने ड्रग दिया है उसी टाइप का उस पर इफेक्ट शो होना है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक इफेक्ट्स बोलेंगे। तो हमें मेनली ऑर्गन को देखना है, मेनली ऑर्गन के ऊपर क्या वर्क हो रहा है। और जैसे ऑर्गन मीन्स हमने दिया, जैसे मान लीजिए कार्डियक के लिए हमने कोई ड्रग दी, तो कार्डियक दिया, अगर कार्डियक के लिए हमने कोई ड्रग दिया है तो उसका इफेक्ट रेस्पिरेटरी पे कैसे आया या किडनी लेवल पे कैसे आया, यानी कि एक दूसरे का जो कोऑर्डिनेशन है ऑर्गन का वो कैसे उस पर इफेक्ट शो कर रहा है, वो सारी चीजें हम जानते हैं। देन सेलुलर इफेक्ट, व्हेन द ड्रग आर एब्जॉर्ब्ड then it reaches to the cell and bind to the specific cell receptors and carry on the metabolism. सेलुलर इफेक्ट तो हमने पहले सिस्टेमिक लेवल पे देखा इफेक्ट, देन अब देखेंगे सेलुलर लेवल पे। अब हम पर्टिकुलर कार्डियक सेल के, कार्डियक जो मसल्स थी उसकी पर्टिकुलर सेल्स को देखेंगे कि उस पे आखिर ड्रग ने कैसे वर्क किया। ठीक है, ये एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो गया कि सेल के अंदर हम देखेंगे ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसे हुआ, उस सेल के अंतर्गत कैसे ड्रग का मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें हम देखेंगे सेलुलर इफेक्ट के अंतर्गत। सिस्टम इफेक्ट के अंतर्गत हम ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं। जैसे कार्डियक रिलेटेड हमने ड्रग दी तो वो हमारे रेस्पिरेटरी पे कैसा इफेक्ट डालती है, या हमारे रिनल सिस्टम पे कैसा इफेक्ट डालती है, या ब्रेन पे कैसा इफेक्ट डालती है। तो ये सारी चीजें हम सिस्टमिक इफेक्ट में कंसिडर करते हैं। और सेलुलर इफेक्ट पे हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कंसीडर करते हैं कि आखिरकार हमारे सेल के अंतर्गत क्या ऐसा हुआ है कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म हुआ है, किस टाइप की प्रोटीन, किस टाइप से रिसेप्टर से वो बाइंड हुई है या किस टाइप के रिसेप्टर से बाइंड नहीं हुई है। ये सारी चीजें हम सेलुलर इफेक्ट में देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्माकोथेरेपेटिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एटलीस्ट 5 मार्क्स का तो आता ही है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो बुक में डिस्क्रिप्शन दिया हो या जो इस पीपीटी में या हमारे नोट्स में जो पीडीएफ दिया हो उसका उसी के अकॉर्डिंग आप लिखें। आपको समझ में आना चाहिए कि आप इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नॉर्मली ऑब्जेक्टिव क्या है, फार्माकोथेरेपेटिक्स। अगर आप सिंपल सा सोचिए, अगर मान लीजिए कि फार्माकोथेरेपेटिक्स, अगर फार्माकोथेरेपेटिक्स बारे में हम पढ़ रहे हैं तो आप जनरली क्या जानेंगे, ड्रग के बारे में जानेंगे, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन एंड उसके बारे में उसका कैसा एक्शन है, ये सारी चीज जानेंगे। अगर आपको वो सारी चीजें पता है तो आप उसको लिख दोगे तो सही हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो इसमें लिखा गया है वही एग्जैक्ट आप लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वी गेन द करेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द ड्रग केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। तो सबसे पहले हम क्या, फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंतर्गत हम ड्रग के केमिकल रिएक्शन, जो भी ड्रग है उसकी केमिकल रिएक्शन हम बॉडी में देखते हैं कि हमारी बॉडी में किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है, यानी कि लिपिड सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है, प्रोटीन सोल्यूबल है, किस टाइप की रिएक्शन शो होती है हमारी बॉडी में, ये सारी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट वी डिसाइड द करेक्ट ड्रग कैटेगरी फॉर द ट्रीटिंग द स्पेसिफिक डिजीज। हम स्टडी करने के बाद ड्रग की जो फार्माथेरेपेटिक्स है उसको स्टडी करने के बाद हम चूज कर सकते हैं करेक्ट ड्रग को करेक्ट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, यानी करेक्ट डिजीज ट्रीटमेंट के लिए करेक्ट ड्रग को हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं आफ्टर द स्टडी ऑफ द फार्माकोथेरेपेटिक्स। We decided the correct dose and formulation of the treating the specific disease. We decided the right patient for the particular drug. Means हम after फार्माकोथेरेपेटिक्स स्टडी के बाद हम करेक्ट डोज हम बता सकते हैं किसी भी पर्सन के लिए। करेक्ट, आप लोगों को पता है डोज का कितना महत्व है, क्योंकि चाइल्ड में भी डोज वेरी करता है, यंग में डोज वेरी करता है एंड जेरियाट्रिक में भी डोज वेरी करता है। तो इसलिए डोज और फार्मूलेशन का भी हमें पता चलता है फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंतर्गत। वी डिसाइड द राइट पेशेंट फॉर द पर्टिकुलर ड्रग, और किस पेशेंट को किस टाइप की ड्रग हमें देनी है वो सारी चीजें हम डिस्कशन करते हैं स्कोप में, यह सारी चीजें। वी डिसाइड द सुटेबल इफेक्टिव रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और ड्रग किस प्रकार से रूट से हमें देना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है या कोई चाइल्ड है तो उसको हम टैबलेट फॉर्म में तो दे नहीं सकते, तो उसको किस प्रकार से हमें ये देना होगा, या तो सिरप
फॉर्म में देना होगा या ड्रॉपर फॉर्म में देना होगा। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं उसमें कैसे उसको सुटेबिलिटी होगी, उस सारी चीजें भी हम फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंतर्गत देखते हैं। वी डिसाइड द करेक्ट टाइम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग, रिलेटेड ड्रग टेक बाय एम्प्टी स्टमक एंड मेनी ऑफ द ड्रग टेक बाय टेकिंग बाय द मील्स। मीन्स द ड्रग की जो पर्टिकुलर कोई ड्रग, बहुत सारी ड्रग होती है जो कि जो इम्पटी स्टमक ली जाती है, और बहुत सारी ड्रग ऐसी होती हैं जो आफ्टर मील से ली जाती हैं। तो ये सारी चीजें भी हमें फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में पता चल जाएगी। डिसाइड द ड्रग टॉलरेंसी एंड द रेजिस्टेंस कैपेसिटी, और ड्रग की रेजिस्टेंसी और टॉलरेंस कैपेसिटी भी पता चलती है। मीन्स टॉलरेंसी और रेजिस्टेंसी मीन्स क्या होता है, सपोज डेट आप कोविड के समय में सभी लोगों ने पैरासीटामोल 650 ज्यादातर जनरल सभी लोगों ने यूज किया है। तो जनरल अगर आप 650 यूज किया है पैरासीटामोल, देन लगातार आपने यूज कर लिया उसको, तो आपकी जो बॉडी होगी 650 के लिए टॉलरेट कर जाएगी। अगर बाद में आप 650 का पैरासीटामोल लोगे तो आप पे कोई वर्क नहीं करेगा, आपको उसकी पोटेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो उसे क्या बोलते हैं हम, टॉलरेंसी या रेजिस्टेंसी कैपेसिटी बोलते हैं। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स की स्टडी करने पर ही हम इसकी चीजों को बता सकते हैं। वी डिसाइड द ड्रग इनकॉम्पैटिबिलिटी एंड द एडवर्स इफेक्ट। दो और इसके अलावा हम किसी भी ड्रग की इनकॉम्पैटिबिलिटी और एडवर्स रिएक्शन हमारी बॉडी पे क्या क्या होगा, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। वी डिसाइड अबाउट द ड्रग फूड इंटरेक्शन। हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम ड्रग और फूड, यानी ड्रग और फूड के बीच में बहुत सारे फूड्स जो होते हैं, बहुत सारे फूड्स होते हैं ड्रग के साथ क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, यानी कि रिएक्ट कर जाते हैं या एलर्जी कॉज कर जाते हैं। तो उससे भी हमें वो सारी चीजें भी हमें पता चलती है फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंतर्गत। वी डिसाइड द नेचुरल इन्वायरमेंट कंडीशन फॉर टेकिंग द पार्टिकुलर ड्रग, और उसके बाद जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, बहुत सारी ड्रग जो होती है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ली जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे ड्रग्स हैं जो इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग ली जाती हैं। तो उसके हिसाब से इन्वायरमेंटल कंडीशन से मीन्स क्या हुआ, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो मिल्क के साथ ली जाती है, बहुत सारी ड्रग्स होती है हॉट वाटर के साथ ली जाती है, बहुत सारी ड्रग्स होती है कोल्ड वाटर के साथ ली जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी भी होती है जो विदाउट वाटर ली जाती है। तो ये सारी जो होती है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करती है। इन्वायरमेंटल कंडीशन आल्सो डिपेंड करती है कि किस टाइप का सीजनल चल रहा है, कौन कौन सी ड्रग हमारे लिए ज़्यादा वो होगी। तो ये सारी चीज़ें भी फार्माकोथेरेपेटिक्स जब स्टडी करते हैं तब हम बता सकते हैं पर्टिकुलर पेशेंट के लिए किस टाइप की ड्रग और कितना डोज जरूरत होगा। ये सारी चीज़ें हम फार्माथेरेपेटिक्स स्टडी करने के बाद ही बता पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जनरल पॉइंट्स है और बहुत ही ईजी पॉइंट हमने इसमें रख रखा है। अगर आप एक बार भी इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और मैं बोल सकता हूं कि आप इससे बिना देखे ही अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर स्कोप लिखने के लिए आता है तो आप अपने मन से ही स्कोप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेशियोनल यूज ऑफ मेडिसिन। रेशियोनल यूज ऑफ मेडिसिन से आप क्या समझते हैं? रेशियोनल यूज ऑफ मेडिसिन, इसके मीन्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन रेशियोनल हमारे मेडिकल साइंस में रेशियोनल्स का मीन्स क्या होता है? रेशियो मीन्स क्या होता है आप लोग समझते हो? अनुपात। रेशियो मीन्स क्या होता है? अनुपात। अनुपात मीन्स क्या होता है कि कोई भी चीज आपकी रिसर्टेबिलिटी के लिए कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज हम रेशियोनल में देखते हैं। रेशियोनल जैसे मान लीजिए चाइल्ड है, चाइल्ड के लिए अब मान लीजिए पैरासीटामोल का एग्जांपल लेते हैं तो एडल्ट के लिए नॉर्मली 650 यूज करते हैं। अगर चाइल्ड है तो आप उसको 250 mg यूज करेंगे या 100 mg यूज करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई हैवी पर्सन या ओवरवेट पर्सन है तो उसके लिए 650 नहीं, उससे ज़्यादा पोटेंसी की ड्रग्स यूज करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ जो रेशियो है, वो कौन सा किस टाइप की रेशियो होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर फार्माकोथेरेपेटिक्स या रेशियोनल यूज ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, कोई भी ड्रग का हमें डोज बनाना है तो उसमें भी क्या देखा जाता है? तो रेशियो देखा जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग, कितनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग उसमें प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स एंड अदर फैक्टर, यानी कि मेल फीमेल, ये सारी चीजें देखकर ही हम उसको डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से कितनी अमाउंट की ड्रग यूज करती है। उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? रेशियोनल यूजेज ऑफ द मेडिसिन। देन अराइजेस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। रेशियोनल ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके लिए फैक्टर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर्स की। एराइजेस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तभी से ही रेशियोनल जो यूज होना है ड्रग का वो स्टार्ट हो जाता है।
क्योंकि हम जब अगर ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो अगर इम्प्रॉपर यूज करते हैं, मान लीजिए कि अगर हम रेशियो अगर सटेबल रेशियो नहीं लेते हैं तो पता चलेगा कोई टैबलेट जो है 650 mg की बन रही है, तो कोई टैबलेट जो होती है 800 mg की बन रही है, तो कोई पता चलेगी 1000 mg की बन रही है। तो ये सारी चीजें हमें रोकने के लिए, ये सारी चीजें हमें मेंटेन करने के लिए रेशियोनल यूजेज ऑफ मेडिसिन यानी रेशियोनल यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रेशियोनल जो यूज टेक्निक्स हैं ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है। तो सबसे पहला उसका फैक्टर क्या होता है ये, और ये कब अपीयर होता है, ये कब दिखाई देता है, रेशियोनल यूज कब जरूरी बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले जरूरत इसकी कब आती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर में। It is the initial step factor responsible for the RUM because during the manufacturing drug quantity and measure is important aspect regarding the drug formulation it avoided by the environment। ठीक है, तो जो ये रेशियोनल यूज ऑफ ड्रग है, अगर आप ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस समय उसको देखते हो तो जो भी आप फार्मूलेशन बना रहे हो उसकी जो पर्टिकुलर जो डोजेज फॉर्म है या पर्टिकुलर उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की जो मात्रा है वो रेगुलर रहेगी तो आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो अच्छी होगी। आप लोगों ने फार्माकोपिया कभी देखा होगा, फार्माकोपिया में आप देखोगे तो उसमें रेगुलर मीन्स कोई भी ड्रग है, कोई भी फार्मूलेशन है तो उसका पर्टिकुलर डोज, पर्टिकुलर एमजी, पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सारी चीजें उसमें दे रखी है। ठीक है, तो इसलिए रेशियोनल यूज बहुत जरूरी है। तो उसके इसको करेक्ट इस मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी के ये सारी चीजें ध्यान रखने के लिए सबसे पहले हमें करेक्ट प्लेटफॉर्म, सबसे पहले तो हमें करेक्ट प्लेटफॉर्म बनाना होगा, यानी कि जहाँ पे हम उसका जो भी प्रक्रिया मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया कर रहे हैं वहां पे हमें प्लेटफॉर्म जो होना चाहिए उसका वो हमें क्या होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए और परफेक्ट प्लेटफॉर्म होना चाहिए। देन करेक्ट इक्विपमेंट, और जो भी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो वो इक्विपमेंट की जो मेजरमेंट है, जो मेजरमेंट क्वांटिटी है, वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट और इक्वल होनी चाहिए। देन करेक्ट प्रोसीजर, और जो भी हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो सारे प्रोसीजर हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, ये जो ड्रग है उसको हम अच्छी प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, देन एराइजेस ड्यू टू द इंडिविजुअल, मीन्स इंडिविजुअल मीन्स कोई भी इंडिविजुअल के हिसाब से। अगर मान लीजिए हमने ड्रग को तो बना दिया, ड्रग बना रहे हैं, हम ड्रग बना रहे हैं, अब उसको मान लो हमें देना है किसी पेशेंट को, हमें क्या करना है, ड्रग देना है, तो वहां पे भी देखना पड़ता है कि कितना रेशियो में हम उस पेशेंट को ड्रग देंगे कि उसके लिए सफिशियंट होगी। अगर मान लो कोई पर्सन है, अगर वो बहुत ज्यादा ही मीन्स लीन या पतला है, पतला मीन्स बहुत ही ज्यादा थिन पर्सन है, तो उसके लिए डोज होगी वो बहुत कम होगी। और उतने ही एज का अगर कोई पर्सन थोड़ा हैवी टाइप का है, वेट ज्यादा है, तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा देने की जरूरत होगी। तो इसलिए बॉडी फिजियोलॉजी ऑफ द इंडिविजुअल वेरीज पर्सन टू पर्सन, सो केमिकल रिक्वायरमेंट आल्सो वेरीज टू पर्सन ट्रीटिंग एनी डिजीज, इट डिपेंड ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स। तो वही अपने आप को बताया ना कि अगर पैरासिटामोल हमने डिजाइन किया है 650 mg, तो अगर एडल्ट में 650 देते हैं, और लेकिन अगर वो कोई पर्सन है, अगर उसको वो बहुत ही ज्यादा पतला है, तो उसको हमें 500 mg देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन जो डोज होता है वो वेरी करता रहता है, इसलिए रेशियोनल का यूज बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है बॉडी स्ट्रक्चर की बेसिस पे हम दे सकते हैं। देन सेक्स ऑफ द पर्सन, मेल और फीमेल में भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो मेल की एक्टिविटीज होती है थोड़ी ज्यादा होती है फीमेल से। तो अगर मेल में अगर 650 हम यूज कर रहे हैं तो फीमेल में 500 mg यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्टिविटी होती है मेल की वो कुछ ज्यादा ही होती है और मेटाबॉलिज्म जो होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, देन एज ऑफ द पर्सन की एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर चाइल्ड एज है तो थोड़ा कम पोटेंसी देनी पड़ेगी, मिडिल एज है तो थोड़ा ज्यादा, देन यंग एज है तो थोड़ा ज्यादा, देन अगर ओल्ड एज है तो थोड़ा कम, क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ज्यादा कंटिन्यूअस बढ़ता जाता है फिर घटता जाता है। प्रायर डिजीज हिस्ट्री, और प्रायर हिस्ट्री डिजीज मीन्स कोई भी हिस्ट्री डिजीज, किसी प्रकार की अगर उसमें कोई डिजीज है, तो उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, अगर लीवर से वो क्या है, लीवर डिजीज से वो उसके पास लीवर डिजीज कोई रखता है, अगर कोई पर्सन है लीवर डिजीज उसके पास है, तो हम उस समय उसको पैरासीटामोल प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि पैरासीटामोल ऑलरेडी लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर कॉज करता है, इसलिए हम उसे पेन किलर, उसको कोई दूसरा पेन किलर देंगे, पैरासीटामोल नहीं देंगे। तो ये प्रायर डिजीज, उसके पास पहले से कौन सी डिजीज है उसके हिसाब से भी हम ड्रग को डिसाइड करते हैं। ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड एलर्जी, और किस टाइप की ड्रग से उसको एलर्जी है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है,
ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए भी हम उसको पेशेंट को ड्रग देंगे। ड्रग टॉलरेंस और द रेजिस्टेंस कैपेसिटी, कितना किस ड्रग के प्रति रेजिस्टेंस और टॉलरेंस है, ये सारी चीजें ध्यान में रख के उसको हम ड्रग देंगे। नेक्स्ट रेशियोनल यूज ऑफ द मेडिसिन में एनवायरमेंटल फैक्टर। थर्ड आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट है रेशियोनल यूज के लिए। एनवायरमेंटल कंडीशन आर वेरीज द प्लेस टू प्लेस, सो इट कैन आल्सो द फैक्टर सीजनल वेरिएशन, एनी पेंडेमिक एंड एनी म्यूटेशन। सीजनल वेरिएशन का मीन्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सीजन डिफरेंट डिफरेंट जो अकॉर्डिंग टू सीजन, जैसे मान लो आप कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जैसे कि अलग अलग कंट्री में, हमारे इंडिया में कोई भी किसी भी ड्रग की जो डोजेज होंगी वो अलग होगी, अदरवाइज अदर कंट्री में देखा जाए तो उसकी जो ड्रग की क्वांटिटी होगी, ड्रग के डोजेज की क्वांटिटी वो अलग अलग होगी। तो वहाँ पे वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू द कंट्री टू कंट्री भी वेरी करती है, सीजन टू सीजन भी वेरी करती है। हम लोग ज़्यादा उतना मीन्स हमारे यहाँ इंडिया में ज़्यादा लोग उतना अवॉइड मीन्स ध्यान नहीं रखते, लेकिन सीजन टू सीजन भी ड्रग की जो पोटेंसी है या ड्रग की जो डोजेज फॉर्म है वो वेरी करती है। ठीक है। नेक्स्ट एनी पेंडेमिक, किसी पेंडेमिक के दौरान भी ड्रग की पोटेंसी को क्या अल्टर किया जाता है, मीन्स उस समय भी चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कोविड के दौरान क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा पेंडेमिक मीन्स बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा ही काफ़ी इन्फेक्शन से रिलेटेड वो होगी थी, तो सब लोग 650 यूज कर रहे थे। हालांकि जिसको 500 mg यूज करना चाहिए वो भी 650 यूज कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम ऐसा हुआ था। तो पेंडेमिक के दौरान भी रेशियोनल जो ये है ये भी गड़बड़ हो जाता है और ये फॉलो करना हमें बहुत जरूरी होता है। एनी म्यूटेशन, अगर कोई म्यूटेशन चल रहा है तो वो एक टाइप का जो कोविड अगर देखें तो एक टाइप से म्यूटेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो वायरस था वो म्यूटेट होके बहुत ज़्यादा ही क्या होता पावरफुल हो चुका था। इसकी वजह से भी रेशियोनल मेडिसिनल यूज होना बहुत जरूरी होता है। देन हम बात करें हाउ टू इम्प्रूव द रेशियोनल यूज ऑफ मेडिसिन। अब इस चीज़ को हम कैसे बढ़ावा दें। मान लीजिए उस टाइम कोविड के दौरान बहुत सारे लोग जो थे वो अपने मन से यानी कि क्या करते थे, जनरली ओवर द काउंटर ओटीसी मेडिसिन लेते थे, तो 650 पैरासीटामोल ले लेते थे। लेकिन ये चीज़ें सही नहीं थी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हम फार्मासिस्ट हैं, हमें पता है ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं थी। सभी लोगों का 650 mg लेना ये सही नहीं है। लेकिन फिर इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, आखिरकार कैसे इम्प्रूव किया जाए कि कुछ चीज़ें जो जनरल चीज़ें हैं वो सबको पता चले। तो उसका क्या होता है, सबसे पहले एजुकेशन प्रमोशन। एजुकेशनल प्रमोशन मीन्स एजुकेशन में बढ़ावा देने से ही वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। फार्मेसी फील्ड इज द मोस्ट एसेंशियल फील्ड रिगार्डिंग द हेल्थ because in this we will study about the human physiology and the chemical physiology action both and compare। हम क्या करते हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी भी जानते हैं, मीन्स ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं और केमिकल फिजियोलॉजी के भी बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जबकि अदर कोर्सेज में डिफरेंट होता है, लेकिन हम अपने फार्मेसी फील्ड में ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ साथ केमिकल फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं और दोनों को कंपेयर करने के बाद ही हम कोई रिजल्ट निकालते हैं। आप लोग हमारा सिलेबस आपने देखा ही होगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी अलग से है और केमिकल फिजियोलॉजी मीन्स फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, ये सारी चीज़ें केमिकल फिजियोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार ह्यूमन फिजियोलॉजी और केमिकल फिजियोलॉजी दोनों हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम किसी भी ड्रग की डोज को डिसाइड करते हैं। सो आफ्टर गेनिंग द नॉलेज वी आर डिजाइन द डिफरेंट फार्मुलेशन विथ प्रॉपर क्वांटिटी एंड क्वालिटी रिगार्डिंग द पेशेंट रिक्वायरमेंट। तो आफ्टर द ह्यूमन फिजियोलॉजी, आफ्टर हम पढ़ने के बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद और केमिकल फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद हम प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी को रिकॉर्डिंग मीन्स कोई भी पेशेंट है उसको किस अमाउंट में कौन सी ड्रग रिक्वायर होगी, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और उससे हम उसको ट्रीट करते हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट इफ फार्मेसी फील्ड डेवलप मोर एंड मोर विथ प्रॉपर एजुकेशन पर्पज देन many of the pharmacists grown up and participate in the health promotion। तो इस प्रकार अगर जितना ज़्यादा फार्मेसी फील्ड अगर मीन्स फार्मेसी फील्ड की जितना ज़्यादा ग्रोथ होगी उस हिसाब से फार्मासिस्ट जो होंगे वो ज़्यादा एजुकेटेड होंगे और वैकेंसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैकेंसीज भी इंपॉर्टेंट है। अभी तो फार्मेसी की कोई वैकेंसीज नहीं आ रही है, लेकिन फार्मेसी की अगर वैकेंसीज भी प्रॉपर रूप से आती रहे तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ प्रमोटिंग के रूप में बहुत ज़्यादा ही गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो फार्मासिस्ट लोग हैं बहुत हेल्थ प्रमोशन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। ड्यूरिंग द कोविड आप लोगों ने देखा होगा कि फार्मासिस्ट का रोल बहुत अच्छा रहा है और उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम मीन्स
बहुत जगह पे उन्होंने काम किए हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। तो इस प्रकार से अगर फार्मेसी फील्ड भी बढ़ता रहा और फार्मेसी फील्ड की वैकेंसीज भी आती रही तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। मीन्स कि जो रेशनल यूज ऑफ द मेडिसिन है वो बढ़ता रहेगा और जो पेशेंट की जो नीड है वो पूरी होती रहेगी। ओवरऑल हमारा क्या होता है, ओवरऑल हमारा पर्पज ये होता है कि पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन करना। अगर पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन करना है तो हमें प्रॉपर क्वांटिटी और क्वालिटी ड्रग की पता होनी चाहिए, और ये पता किसको होती है, फार्मासिस्ट को पता होती है। तो फार्मासिस्ट की जो इंपॉर्टेंस है, अगर आप फार्मासिस्ट की इंपॉर्टेंस को बढ़ावा देते हैं या फार्मासिस्ट की नॉलेज को बढ़ावा देते हैं तो इस चीज को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोवाइड स्किल एजुकेशन बिहेवियर। मीन्स जो भी स्किल हमें जो अपनी जो नॉलेज के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें अगर प्रोवाइड कराई जाए तो हम अच्छी अच्छी नॉलेज को गेन कर सकते हैं और हेल्थ प्रमोटर के रूप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, तो कॉलेजेस में अगर कॉलेजेस हम फार्मेसी जो भी कॉलेज है प्रॉपर लेबोरेटरी और प्रॉपर नॉलेज की व्यवस्था है तो वहाँ पे फिर उन रेसियोनल यूजेज ऑफ मेडिसिन को हम बढ़ा सकते हैं। और प्रोवाइडिंग द लाइब्रेरी, प्रोवाइडिंग द हेल्थ एंड योगा कैंप, ये सारी चीज़ें योगा कैंप और ये हेल्थ कैंप होना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे क्या हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और हमारे जो भी विचार्स होते हैं, हमारे जो भी मीन्स जो भी हमारे थॉट्स होते हैं वो सारी चीज़ें पब्लिक में आते हैं, और पब्लिक में आने के बाद तो सब उसको कुछ लोग तो फॉलो करते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो भी रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन को प्रमोट करती है, ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें हम हाउ टू इम्प्रूव द मीन्स से नेक्स्ट है रेगुलरिटी एंड द मैनेजमेंट प्रमोशन। रेगुलरिटी एंड मैनेजमेंट प्रमोशन मीन्स जो भी हमारे जैसे मीन्स किसी कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी अनुसंधान में हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो उसका रेगुलेशन होना चाहिए और मैनेजमेंट होना चाहिए वो अगर अच्छा है और वो अगर ठीक ठाक है तो वहाँ से हमें नॉलेज अच्छी मिलेगी, और नॉलेज अच्छी मिलेगी तो ओवरऑल हम कहीं भी अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जाते हैं तो वहाँ पे हम अच्छी तरह से अपने स्किल का यूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर रेगुलेशन एंड प्रोमोटिंग फॉर द RUM। Then by a proper inspection and supervision we decided the correct requirement, skill person, raw material, परफेक्ट प्लेटफॉर्म, परफेक्ट इक्विपमेंट। अगर मान लीजिए कि हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं, अगर वहाँ पे सुपरविजन अच्छा रहा, वहाँ पे उसका आप इंस्पेक्शन अच्छा रहा, तभी जाके आप करेक्ट मेडिसिन बना पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप अगर स्किल पर्सन हो लेकिन वहाँ पे अगर सुपरविजन या वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो फिर आप कैसे बना पाओगे, आप अच्छी ड्रग नहीं बना पाओगे। ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो रेगुलेशन और मैनेजमेंट होना चाहिए वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ये सारी जो चीजें टर्म्स हैं ये आगे आपको पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट होने वाला है। द सुपरविजन डिपेंड विच इन्फेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग इंश्योर, जो क्या करती है, ड्रग के इंस्पेक्शन में हेल्प करती है और उसके बाद से जो भी ड्रग होता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में चेक करती है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे बाय प्रॉपर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, यानी कि कंपाउंडिंग करने के लिए पैकेजिंग एंड द कंपाउंडिंग इज द फाइनल और अटेंटिव स्टेज बिकॉज इफ द एनी मिस्टेक आर देयर ड्यूरिंग द ड्रग कंपाउंडिंग देन मे लीड्स टू द पॉजिटिव आर नेगेटिव इफेक्ट एंड समटाइम्स कॉज द सीरियस प्रॉब्लम। जब आप ड्रग की पैकेजिंग कर रहे हैं तो उस टाइम आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ड्रग पैकेजिंग करते समय आप लोगों को ध्यान रखना ये होगा कि कौन सी ड्रग कहाँ पे पैकेज कर दी जा रही है। पहले क्या, अभी तो हम ड्रग स्टिप या ब्लिस्टर पैक में बनाते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, ड्रग की पैकेजिंग जो होती थी वो विदाउट एनी पैकेजिंग मीन्स विदाउट एनी ब्लिस्टर और विदाउट एनी ब्लिस्टर या उसमें स्टिप पैकेजिंग नहीं होती थी। वैसे मीन्स 100 क्वांटिटी में टैबलेट्स के रूप में आती थी, मीन्स एक जार होता था उसमें बहुत सारे ड्रग को हम रखते थे, तो वहाँ पे पैकेजिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता था। इंपॉर्टेंट पैकेजिंग और कंपाउंडिंग के दौरान हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और हमें यहाँ पे भी अगर मान लीजिए कोई स्टोर्स है, मेडिकल स्टोर्स है या केमिस्ट शॉप है, वहाँ पे भी अगर आप जाते हो या वहाँ पे अगर आप रहते हो तो किसी पेशेंट को अगर कोई ड्रग्स देनी है तो आप कई ड्रग्स आप उसको देते हो, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो हमने पर्टिकुलर ड्रग को चूज किया है वही ड्रग है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरे पेशेंट की दवा किसी दूसरे को दे दिया और किसी दूसरे पेशेंट की दवा किसी दूसरे को दे दिया, तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। डिस्पेंसिंग इज आल्सो इंक्लूड इन द प्रोमोटिंग फैक्टर बिकॉज ऑफ द मेन ड्रग आर रिक्वायर्ड स्पेशल कंडीशन ड्यूरिंग द डिस्पेंसिंग। और डिस्पेंसिंग कंडीशन बहुत जरूरी होती है क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिसके लिए डिस्पेंसिंग के लिए स्पेशलिटी जरूरी होती है। ठीक है, स्पेशलिटी जरूरी होती है, इसलिए डिस्पेंसिंग के लिए डिस्पेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेबलाइजमेंट ऑफ द
Establishment of the multidisciplinary national body to coordinated policies in medicine usage, development and usage of national essential medicine list, sufficient government expenditure to ensure availability of the मेडिसिन एंड द स्टाफ। और जहाँ पे भी हम वर्क कर रहे हैं, यानी कि जो भी मेडिसिनल फील्ड में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे मीन्स स्टाफ और वहाँ पे मेडिसिनल का मटेरियल्स और जो भी इक्विपमेंट है और किस टाइप की मेडिसिन है, वो सारी जो लिस्ट है वो सभी क्या होनी चाहिए, अच्छे से प्रॉपर में। जैसे मान लीजिए हम किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट्री मीन्स मेडिसिनल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन कौन सी ड्रग मैन्युफैक्चर करनी है उसकी लिस्ट जो होनी चाहिए वो कंफर्म होनी चाहिए। उसमें कौन कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट होना वो भी फिक्स होना चाहिए वो, और उसमें उसके बाद उसमें कौन कौन सी ड्रग कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए वो भी सारी चीज़ें फिक्स होनी चाहिए, और कितने स्टाफ होने चाहिए ये सारी चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमें कुछ ड्रग बनानी है और वहाँ पे स्टाफ कम है, तो भी हम अच्छे से उसकी क्या डिस्पेंसिंग या मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे, और स्टाफ अगर मोर देन है तो भी हम उसको अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जो इस्टेब्लिशमेंट है ये भी होना बहुत जरूरी होता है। एरिशनल यूज ऑफ द ड्रग, यानी कि पहले हमने रेशियोनल यूज बोला था, अब इरेशियोनल। इरेशियोनल मीन्स बस ऐसे ही मीन्स इरेशियोनल मीन्स क्या होगा कि जो भी हमारा रेशियो है पर्टिकुलर एज सेक्स के अकॉर्डिंग या पर्टिकुलर मेल फीमेल चाइल्ड वेट, ये सारा जो रेशियो का क्राइटेरिया है, अगर इसके अदर देन इसके अलावा मीन्स इसको हम ध्यान में न रखते हुए जो भी ड्रग हम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। तो ये सारी चीज जो मैंने आप लोगों को सारी चीज बताई, ये सारी चीजें कॉमन चीजें हैं। आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसी नोट से पढ़ें या किसी पर्टिकुलर बुक के द्वारा पढ़ें। आप बुक के द्वारा पढ़ें तो उसको एक बार समझ लें, समझने के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं आप खुद अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको खुद अप्लाई कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इस बस नोट्स को पढ़िए, आप ऐसा नहीं है कि इस नोट्स को फॉलो करिए, आप नोट्स को पढ़िए एक बार, अपने मन से सारी चीज़ें बनाइए, अपने अपने मन से सारी चीज़ें देखिए। नेचुरली आप हर जगह विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पे देखिए, उसके बाद से कहीं आप पेपर वगैरह में या कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद अपना कंक्लूजन निकालिए। अगर आप ऐसा करते हो तो ये सारी चीज़ें आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, इरेशनल यूज ऑफ द ड्रग मीन्स यूज ऑफ द मेडिसिन इन इम्प्रॉपर मैनर एंड इम्प्रॉपर फार्मुलेशन। इम्प्रॉपर मैनर और इम्प्रॉपर फार्मुलेशन में ये ड्रग का यूज करना ये इरेशनल यूज होता है। जैसे क्या होता है, बच्चों को कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चों को कभी कोई दवा होती है मीन्स टैबलेट दे दी जाती है और बोलते हैं लोग कि इसको मीन्स मिक्स करके पानी में मिक्स करके आप इसको पिला देना। अब बच्चा क्या है, बच्चा तो सिरप पी लेता है क्योंकि वो मीठा होता है, और जो गोली होती है यानी टैबलेट होती है वो तीखी होती है, तो फिर बच्चे को क्या करते हैं, हम जबरदस्ती पिलाते हैं। तो वो एक तरह से इरेशनल है। अगर वही ड्रग हम शायद किसी भी पर्टिकुलर सिरप में यूज कर लेते तो वो बच्चे के लिए कन्वीनियंस होता और बच्चा इजिली उसको पी लेता और वो ठीक हो जाता। तो ये सारी चीजें इरेशनल में है, जस्ट एग्जांपल। देन बाय सिलेक्शन ऑफ, ये कैसे एराइजेज होता है इसके बारे में हम देखते हैं। इरेशनल कैसे एराइजेज होता है, कब होता है, बाय सिलेक्शन ऑफ द रॉन्ग मेडिसिन। जब आप रॉन्ग मेडिसिन यूज किए या सेलेक्ट किए, जैसे आप लोग को मैंने बताया ना बच्चे के लिए, तो आप बच्चे के लिए आप टैबलेट्स नहीं, आप सिरप यूज करो। क्यों आप टैबलेट यूज कर रहे हो, आप सिरप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आनी है। देन बाय सिलेक्शन ऑफ द रॉन्ग डोजेज, और रॉन्ग डोजेज एंड डोज जो है उसके लिए, तो कभी कभी क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी जो कैप होता है, कैप में क्या होता है आपको उसका जो डोजेज होता है इसमें दिया होता है 5 ml 10 ml, सोचिए। तो कभी कभी क्या होता है कि उसमें भी दिक्कत आ जाती है, कभी कभी कैप बनता है जो सिरप के कैप बनते हैं उसमें भी दिक्कत आ जाती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बाय सिलेक्शन ऑफ द रॉन्ग, बाय सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग पर्सन, यानी कि रॉन्ग पर्सन मीन्स क्या, यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि ओटीसी मेडिसिन, जैसे कि कोविड के दौरान 650 mg टैबलेट सभी लोगों ने खाया, तो नहीं जरूरी है वो 650 क्यों ले, हम हमें अगर 500 mg की टैबलेट जरूरत है तो हम 650 की क्यों ले। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। बाय सिलेक्शन ऑफ द रॉन्ग टाइम, और टाइमिंग, टाइमिंग की भी बहुत ज्यादा। अब हमें क्या करना है, कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि हमें इम्पटी स्टमक लेनी है, और वो और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि आफ्टर मील्स लेनी होती है। अब आफ्टर मील्स की ड्रग हम स्टमक खाली पेट अगर दवा ले लेते हैं तो फिर वो इंडाइजेशन कॉज करेगा या गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम कॉज करेगी, गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करेगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। इट कॉजेज ड्यू टू इम्प्रॉपर डायग्नोसिस, इम्प्रॉपर डायग्नोसिस, अगर डायग्नोसिस के दौरान इम्प्रॉपर डायग्नोसिस में इम्प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, और कोई पेशेंट का जो कोई डॉक्टर्स हैं अगर उसको पेशेंट का एग्जामिनेशन उन्होंने रॉन्ग कर लिया, तो अगर रॉन्ग किया पेशेंट का एग्जामिनेशन तो रॉन्ग ड्रग लिखेंगे, रॉन्ग ड्रग लिखेंगे तो वो रॉन्ग ड्रग रॉन्ग इफेक्ट शो करेगी, और रॉन्ग इफेक्ट शो करेगी तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी।
नेक्स्ट, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिटवीन द आरएमपी एंड पेशेंट। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से नहीं बता पा रहा है डॉक्टर से, या डॉक्टर है कोई मान लीजिए तो वो पेशेंट के अकॉर्डिंग बात नहीं कर पा रहे हैं, या पेशेंट से अच्छे से प्रकार से उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो तब भी हो सकता है। कभी कभी तो अभी क्या हो गया है, मोबाइल से ही लोग प्रेस्क्रिप्शन ले ले रहे हैं और मोबाइल से ही डायरेक्ट डॉक्टर से बात करना, तो मोबाइल पे भी बहुत सारी जो कम्युनिकेशन जो होती है वो सारी चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं। तो हम फार्मासिस्ट हैं, हमें तो पता है भाई, नहीं पता चल पाती है। फ़ोन से कैसे पता चलेगी किसी कंडीशन के बारे में, हम फ़ोन से कैसे पता कर सकते हैं? ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तो हम फेस देख के बता सकते हैं। फार्मासिस्ट तो बहुत सारे लोगों के फेस देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन सी डिजीज होने वाली है, या कि कौन से डिजीज का वो है। तो फोन से कैसे कोई बता सकता है? तो ये भी सारी चीजें हैं जो कि इरेशनल यूज ऑफ द मीन्स ड्रग के इरेशनल यूज के में पार्टिसिपेट करते हैं। देन इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री अगर पेशेंट की है, अगर उसमें कोई रॉन्ग आ गया, उस पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर हमने एंट्री कर दी, तो ये सारी चीजें हैं जो इफेक्ट करती है। देन प्रेस्क्रिप्शन प्रॉब्लम, अगर कोई मीन्स डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, वहाँ पे इनकरेक्ट प्रेस्क्रिप्शन, अगर प्रेस्क्रिप्शन गलत हो गया है तो फिर वहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है। मल्टीपल प्रेस्क्रिप्शन होता है, मीन्स बहुत बार प्रिस्क्राइब एक ही प्रकार की ड्रग को फिर मल्टीपल प्रेस्क्रिप्शन कर दिए, तो वो क्या होगा, वो ड्रग जो होगी वो टॉलरेंसी कॉज कर जाएगी। तो इस टाइप से बहुत सारी चीजें भी दिक्कत होने लगती है। प्रिस्क्रिप्शन थ्रू द मल्टीमीडिया बाई कॉलिंग, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बाई कॉलिंग मल्टीमीडिया के थ्रू हम प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, गलत चीजें हैं। थर्ड, डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग ड्यू टू द अनसुटेबल प्लेटफॉर्म, अगर हम ड्रग को कंपाउंडिंग कर रहे हैं, अगर प्लेटफॉर्म गलत है तो भी गलत हो गया। काउंटिंग एंड द कंपाउंडिंग, काउंटिंग मीन्स कोई ड्रग होती है, जैसे मान लीजिए कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स होती हैं जिसको हम क्या करते हैं, काउंटिंग करके देनी होती है, तो अगर उसमें भी काउंटिंग में गलत हो गया तो भी जो ड्रग का इरेशनल यूज आ जाएगा उसमें। अनसैनिटरी प्रोसीजर, जो ड्रग को हमें क्या करनी है, अनसेटरी मीन्स उसको क्लीनिंग की जो प्रॉपर्टी है वो सारी चीज़ें अगर हम अच्छे से नहीं करते हैं, तो जैसे डस्टबिन का यूज अगर नहीं करते हैं, जो भी ड्रग की जो भी ड्रग पाउच वगैरह हुए या ड्रग की जो कवरिंग हुई, वो सारी चीज़ें मीन्स पैकेट हो गया, वो सारी चीज़ें अगर हम अच्छे से डिस्पेंस नहीं करेंगे तो वो इससे भी होगा। कॉमन फैक्टर क्या होगा, लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज ही नहीं है तो इरेशनल तो होना ही है, ठीक है। देन ओटीसी मेडिकेशन, ज़्यादातर ओटीसी मेडिसिन हम नॉर्मली ले लेते हैं। अब जैसे नॉर्मली लोग कॉम्बीफ्लॉम ले लेते हैं, कॉम्बीफ्लॉम ले लेते हैं लोग, लेकिन ये नहीं पता है सबको कि किस टाइप, कितना अमाउंट में कितने लोगों को कैसी डोज चलनी चाहिए। हाफ किसी को डोज चलनी चाहिए, फुल डोज चलनी चाहिए, कैसे उसको लेना है, कैसे क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें पता नहीं होती लोग, लेकिन लोग मेडिसिन ओटीसी मेडिसिन ले लेते हैं, तो ये कॉमन हो जाती है। देन फाइनेंशियल एंड द अनबिलीव, और क्या होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी लोग क्या करते हैं कि ड्रग प्रेफरेंस है उसको चेंज कर लेते हैं। अनबिलीवनेस, बहुत बार होता है जो पेशेंट जो होता है कि अनबिलीव मीन्स किसी भी डॉक्टर के पास गया और वहाँ से प्रिस्क्राइब किया ड्रग, अब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब तो ड्रग कर दिया, लेकिन उसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है डॉक्टर पे, तो वो क्या करता है, ड्रग ने बोला कि इसे जाकर एक एक गोली खाना है, या फार्मासिस्ट ने बोल दिया कि इसको एक गोली खाना है, तो उसको बिलीव नहीं है तो वो 2 गोली खा लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि इरेशनल ड्रग यूज को प्रमोट करती हैं, तो ये सारी चीजों से हमें बचाना है। तो ये सारी चीजें हुई। अगर आपके एग्जाम में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कोई जरूरत तो है नहीं कि ये आप जो लिखा है, अगर आप इसकी मेन जो भी पॉइंट्स हैं इसको आप याद रखते हो तो आप आराम से इसके जो भी पॉइंट्स लिख सकते हो। 10 मार्क्स या 20 मार्क्स में आप इसको आराम से लिख सकते हो, तो ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हो। और इस यूनिट में बहुत सारी चीज़ें और दे रखी है, लेकिन वो अभी स्टैंडर्ड, वो चीज़ें जो है वो स्टैंडर्ड है, और वो जब तक नहीं उसके नोट्स अवेलेबल हो पाएंगे, जब तक कि जो नया रेगुलेशन है वो पास नहीं हो जाता, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें नई चीज़ें हैं ऐड करनी है, तो जैसे ही नए रेगुलेशन और नए जो भी आर्टिकल्स वगैरह होंगे वो अगर पास होने के बाद ही वो उसके नोट्स आपको लोगों को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या कर ली, यहाँ तक हमने पढ़ ली है, और यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। मेनली आप लोगों के जो क्वेश्चन है यहीं से आते हैं और यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे, और एटलीस्ट यहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और ये जनरल क्वेश्चन थे और जनरल मीनिंग्स थी, और बहुत ही ईजी था ये मेरे हिसाब से, तो हमने बहुत इसको ईजी वे में बनाया है, आप लोगों के लिए ईजिली ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम मिलेंगे अगले चैप्टर में फ्रेंड्स, और आगे अदर नोट्स फार्माकोथेरेपेटिक्स के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें अब डिजीज के बारे में हमें डिस्कशन करना है, डिजीज और उससे रिलेटेड कौन कौन सी ड्रग होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब ये सारी चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।